तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 11 जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, तो इस विद्युत धारा में सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश को। और ये विद्युत आवेश एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये जो विद्युत आवेश है इसको समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि ये विद्युत आवेश क्या होता है। तो ये रही इसकी यहाँ पर डेफिनेशन। ठीक है, तो आप लोग भी अपना फेयर और कॉपी निकाल लीजिए जिसमें भी आप लोग अपना फेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में ऐसा लिखा है कि विद्युत आवेश, लेकिन आप लोग अपने मन से इसका ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर इसकी जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा वो आप लोग लिख लीजिए। और जो भी मैं इस विद्युत आवेश के बारे में या आगे जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उनके बारे में जो जो बातें होंगी उनको आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट करते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और देखिए विद्युत आवेश की परिभाषा। तो यहाँ पर विद्युत आवेश क्या कहता है? विद्युत आवेश पदार्थ का मूल गुण है। ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि पदार्थ क्या होते हैं, कक्षा 9 में आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ के आए हैं। तो जो कोई भी पदार्थ होता है तो विद्युत आवेश उस पदार्थ का मूल गुण होता है जो इसके कणों में उपस्थित होता है, यानी कि इसके छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, तो उन्हीं में ये उपस्थित होता है। तथा ये क्या करता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो ये जो विद्युत आवेश है वो पदार्थ का मूल कण है, ठीक है, मूल गुण है, और ये कणों में उपस्थित होता है और ये क्या करता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देख लीजिए जरा इसके बारे में और क्या अपन लोगों को जानकारी चाहिए। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों का प्रकार कि विद्युत आवेश हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश हैं यहाँ पर हमारे लिए 2 प्रकार के होते हैं, सबके लिए होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा कौन सा? धनात्मक आवेश। कौन सा होता है? धनात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश। ठीक, क्या होता है? धनात्मक आवेश। अरे भाई आवेश। और ये जो दूसरा है, दूसरा जो होता है वो आपको इसके अपोजिट ही पता चल गया होगा। दूसरा है हमारा कौन सा? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, पहला हो गया हमारा धनात्मक आवेश और दूसरा है यहाँ पर हमारा कौन सा? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब देखिए जब क्या होता है कि हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं और तोड़ते जाते हैं, जब हम परमाणु पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ इसके नाभिक में, कक्षा 9 को याद कीजिए, यहाँ इसके नाभिक में क्या होता है? हमारे पास में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी कक्षाएं होती हैं इनमें क्या कर रहे होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो देखिए प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है यानी धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? हमारा ऋणात्मक। तो ये जो धनात्मक आवेश है ये समझ लीजिए कि जो प्रोटॉन पर पाया जाने वाला आवेश है वही हमारा धनात्मक आवेश है, और जो इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश है वही हमारा ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब देखिए SI मात्रक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें इसकी SI यूनिट बतानी है कि क्या इसकी SI यूनिट है, यानी कि SI मात्रक क्या है। अब देखिए SI मात्रक का क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोगों को मात्रक को समझना है। अब देखिए जब भी आप लोग कहाँ होता है कि आप लोग बाजार जाते हैं और आलू खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? आलू। तो आप ऐसे ही नहीं बोल देते हो कि मुझे आलू दे दीजिए, 5 आलू दे दीजिए, 10 आलू दे दीजिए, ऐसा तो आप कहते नहीं हैं, नहीं कहते हैं ना। आप क्या कहते हैं कि मुझे 1 किलो आलू दे दीजिए, मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए, मुझे 3 किलो आलू दे दीजिए। जितने भी आप लोगों को चाहिए होते हैं आप लोग किलो में बोलते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 100 किलो। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गई एक संख्या, लेकिन ये साथ में ये जो किलो लिखा है, ये जो केजी लिखा है, किलोग्राम लिखा है, ये क्या होता है? ये हमारा होता है द्रव्यमान का मात्रक। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक। यानी कि वजन को हम लोग किस में मापते हैं? किलोग्राम में। वजन को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। ठीक उसी प्रकार से हमें आवेश को मापना होता है। तो आवेश का जो मात्रक होता है उसे ही हम लोग आवेश का SI मात्रक कहते हैं। और आवेश का यहाँ पर मात्रक हो जाएगा हमारे लिए क्या? आवेश का मात्रक क्या होता है हमारे लिए यहाँ पर? कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक यहाँ पर हमारे लिए होता है कूलाम। हमारे लिए क्या भाई सबके लिए होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। बड़े ध्यान से रखिए इसको याद। और इसका जो संकेत है, ठीक है, इसका क्या है हमारे पास में? संकेत। तो कूलाम का संकेत होता है कैपिटल C। ठीक है, यानी कि हम लोग आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में। किस में मापते हैं? कूलाम में। ठीक है, SI मात्रक हो गया कूलाम। अब देखिए समान आवेश हैं।
समान आवेश का मतलब क्या है? समान आवेश का मतलब है कि मान लीजिए कि दोनों धनात्मक आवेश हैं। कैसे हैं? दोनों धनात्मक आवेश हैं। दोनों धनात्मक आवेश, दोनों धनात्मक, या दोनों कैसे हैं हमारे पास में? दो आवेशों की बात हो रही है, दोनों धनात्मक हैं या दोनों कैसे हैं? ऋणात्मक। तो ये समान आवेश नहीं हो जाएंगे। दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, धनात्मक मतलब यहाँ पर प्लस वाला और ऋणात्मक मतलब यहाँ पर माइनस वाला। तो या तो दो धन धन वाले हो जाएंगे या दो ऋण ऋण वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर समान आवेशों में होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण। ठीक है, समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये वाली बात आप लोग ध्यान से ध्यान रखेंगे। यदि दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब वो एक दूसरे के जैसे यहाँ पर लोग उनको पास लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, यदि वो दोनों एक जैसे हैं, या तो दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो वे एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि दोनों विपरीत प्रकृति के हों, विपरीत प्रकृति के मतलब क्या है कि एक हमारे पास में यहाँ पर क्या हो? एक हमारे पास में यहाँ पर धनात्मक हो, ठीक है, तथा एक हमारे पास में यहाँ पर क्या हो? एक क्या हो? ऋणात्मक। ठीक है, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इनमें क्या होने वाला है। यदि एक हमारा ये धन का है और एक हमारा ये ऋण का है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये वाली बात आप लोग बड़े ध्यान से ध्यान रखेंगे कि जो विपरीत आवेश होते हैं, या तो एक धन का हो एक ऋण का, या एक ऋण का हो एक धन का, तो दोनों आकर्षित करते हैं, और यदि समान हो तो वे प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आवेश के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। तो आप लोगों ने नोट कर ली होगी। तो अब हम लोग इसी आवेश से संबंधित एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हमारा भाई साहब विद्युत धारा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो विद्युत धारा है ना, ये भाई साहब आपके एग्जाम 2019 में आपसे पूछा गया था। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो विद्युत धारा है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। 2 नंबर में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए जरा, ये रही यहाँ पर विद्युत धारा की परिभाषा, बिल्कुल सिंपल सी है। परिभाषा क्या है हमारी? किसी चालक में आवेश, अब आवेश आप लोग समझ गए होंगे कि क्या, वही वाला जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश अथवा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी चालक में आवेश अथवा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, सीधी सीधी परिभाषा है, किसी चालक में आवेश अथवा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। किसी चालक में आवेश अथवा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। अब इसके विद्युत धारा के बारे में भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहला सूत्र, यहाँ पर विद्युत धारा का हमारे लिए सूत्र क्या हो जाता है? तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा हमारे लिए क्या? आवेश की दर। तो दर को हम लोग समय के साथ लिखते हैं, तो सूत्र यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए क्या? विद्युत धारा। आप लोग अपने फेयर में जल्दी से लिखते जाइए। विद्युत धारा बराबर हो जाएगा हमारे पास में क्या? यहाँ पर आवेश बटे क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, आवेश बटे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? समय। ठीक है, या यदि हम लोग इसको ऐसा लिखना चाहें, विद्युत धारा को हम लोग I से दर्शाते हैं, तो I बराबर ये हो जाएगा हमारा, आवेश को Q से दर्शाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर T। ठीक है, तो I बराबर Q बटे T भी यहाँ पर हमारा इसका क्या हो जाएगा? सूत्र। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, I बराबर Q बटे T। ठीक है, अब इससे गुणा करके हम लोग, त्रिया गुणा करके हम लोग Q का मान निकालेंगे, तो Q का मान हमारे पास में आ जाएगा I इंटू T। तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आवेश का SI मात्रक हमने अभी आप लोगों को बताया है कि आवेश का SI मात्रक होता है क्या? कूलाम। आवेश का SI मात्रक कूलाम। और नीचे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो हमारा जो विद्युत धारा का SI मात्रक बन गया, वो बन गया कूलाम प्रति सेकंड। क्या बन गया? कूलाम प्रति सेकंड।
या हम लोग इसी को कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसके लिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, इसी को बोल देते हैं एम्पियर। क्या बोल देते हैं, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को ही बोल देते हैं एम्पियर। और ये एम्पियर विद्युत धारा का सबसे ज़्यादा प्रचलित मात्रक है, यानी कि कूलाम प्रति सेकंड भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा चलन में कौन सा है, एम्पियर। तो आप लोगों को दोनों ध्यान रखना है, ठीक है, कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या होता है एम्पियर। और एम्पियर का संकेत होता है वो होता है कैपिटल ए। अब कैपिटल ए क्यों, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है ना, जो हमारे फिजिक्स के वैज्ञानिक थे ना एम्पियर, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसका संकेत होता है एम्पियर का कैपिटल ए। ठीक, अब अन्य मात्रक देख लीजिए, तो अन्य मात्रक में हमारे पास में यहाँ पर मिली एम्पियर। क्या है हमारे पास में, मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर को दर्शाते हैं हम लोग किससे, स्मॉल एम कैपिटल ए से। और दूसरा मात्रक है हमारे पास में माइक्रो एम्पियर, तो इसको माइक्रो को म्यू लिखते हैं और एम्पियर को ए। तो हमारा ये जो दूसरा मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पर देखिए इनमें कुछ रिलेशन होता है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में एम्पियर के साथ। तो देखिए क्या है हमारे पास में, जैसे यहाँ पर 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है आपके लिए 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आपके लिए यहाँ पर होता है, आपके लिए नहीं मतलब सभी के लिए होता है ना। सर बोले कि सर मेरे लिए होता है, इसके लिए नहीं होता, तो सभी के लिए होता है। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी आपके लिए कि धारा मापी, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं। ठीक है, किससे मापा जाता है। जैसे जब हम आलू तौलते हैं तो हम लोग तराजू से तौलते हैं या कंप्यूटर वाले कांटे से तौलते हैं। तराजू से तौलते हैं ना हम लोग, क्या आलू को, जिसको हम लोग तखरिया बोलते हैं, तराजू बोलते हैं, उसी से तौलते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। तो किस में मापते हैं, वो होता है हमारा क्या, एम्पियर। लेकिन अब किस चीज से मापते हैं उसको बोलते हैं धारा मापी। और धारा मापी जो है उसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। ये बात आप लोग ध्यान से ध्यान रखेंगे, धारा मापी को क्या बोलते हैं, एमीटर। तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एमीटर से। किससे नापा जाता है, एमीटर से। ठीक है, अब परिपथ, परिपथ का क्या मतलब है कि जो एमीटर है उसको परिपथ में जोड़ना होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जोड़ना होता है। तो धारा मापी को हम लोग परिपथ में हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। एमीटर को विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इसका संकेत क्या होता है भाई, किसका संकेत, तो ये संकेत है आपके लिए यहाँ पर धारा मापी का, यानी कि एमीटर का। तो सबसे पहले आप लोग एक सर्किल बनाएंगे, उसमें एमीटर है तो ए लिख देंगे, और यहाँ पर एक तार निकालेंगे, यहाँ पर एक तार निकालेंगे, और यहाँ पर प्लस लिख देंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा धारा मापी का संकेत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने विद्युत धारा से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को समझ लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 1 एम्पियर की परिभाषा। ये काफी इंपोर्टेंट है, 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, अब 1 एम्पियर कहाँ से आया, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर अभी हाल पढ़ रखा है ना ए, अरे भाई तू ही आ जा। जैसे हमने अभी हाल यहाँ पर पढ़ रखा है क्या, ए यहाँ पर ये कूलम बटे क्या है हमारे पास में, सेकंड। तो 1 एम्पियर हमारे लिए यहाँ पर कैसे आया, जरा ध्यान से देखिए। तो 1 एम्पियर की परिभाषा आपके लिए प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए या 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। क्या पूछा जाएगा, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक ही एम्पियर होता है, इसलिए हम लोगों को 1 एम्पियर की परिभाषा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रही 1 एम्पियर की परिभाषा। तो क्या लिखा है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब देखिए अपन ने लिखा था विद्युत धारा। ठीक है, क्या लिखा था, विद्युत धारा बराबर अपन ने क्या लिखा था, आवेश बटे समय। ठीक है, क्या लिखा था, आवेश बटे समय। अब यहाँ पर इनके सबके मात्रक रख दीजिए।
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है सर, रख दिया। आवेश का मात्रक यहाँ पर कूलाम, और समय का मात्रक यहाँ पर रख दीजिए सेकंड। अब देखिए यदि हमें 1 एम्पियर की परिभाषा बनानी है तो सबके आगे क्या क्या लगा दीजिए, 1। सो 1 एम्पियर बन गया, 1 कूलाम बन गया, 1 सेकंड बन गया। अब परिभाषा को पढ़िए। यदि किसी चालक मतलब जिसमें से करंट बह जाता है, जिसमें से करंट बहता है, जिसमें लाइट आती है, ठीक है, तो क्या है परिभाषा, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। मतलब कोई चालक है, यदि उस चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश बहता है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश बहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि परिपथ से धारा का मान 1 एम्पियर है। तो ये समझने के लिए है, ये इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत परिपथ। तो ये भी काफी बोर्ड में पूछा गया है काफी बार, है ना। तो आप लोगों को इसको बेहतरीन तरीके से समझ लेना है कि विद्युत परिपथ क्या होता है। छोटा सा है, तो देखिए परिभाषा क्या है इसकी, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत यानी लगातार होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, और बंद मतलब बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, ठीक है, को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें विद्युत अवयव लगे होते हैं, जैसे प्रतिरोध, बैटरी या सेल, एमीटर, ये बहुत सारी चीजें इसमें लगी होती हैं। अब एक परिपथ दिखने में कैसा होता है, तो देखिए मैं यहाँ पर इसका चित्र बना देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक मैंने बना दिया एक बल्ब, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक बल्ब। बल्ब का चित्र आप लोगों को पता है ऐसे ही होता है, ठीक है। ये बल्ब बना दिया, अरे भाई सीधी लाइन निकल जा, अरे भाई ये निकल गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ एक इसमें क्या, सेल, ठीक है, ये सेल का संकेत होता है, ये सेल जोड़ दिया। यहाँ पर मैंने एक इसमें एक कुंजी लगा दी, ठीक है, और इसको मैंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस सिरा है, ये हमारा नेगेटिव सिरा है, तो यहाँ से ये करंट इसमें आई बहेगी और आई ऐसे जाते हुए यहाँ से निकलेगी, ठीक है, ये और यहाँ से नीचे आएगी, उसमें समा जाएगी। कब, जब यहाँ पर ये चटकनी चालू होगी। तो बैटरी कुंजी को हम लोग के लिख देते हैं और सेल को हम लोग बैटरी को बी लिख देते हैं। ये हमारा बल्ब है, ठीक है। अब देखिए जरा, यदि ये हमारी चटकनू चालू है मतलब यहाँ पर ये पॉइंट है, ये यहाँ पर क्या है, ऐसा पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि चटकनू चालू है। तो पूरा देखिए यहाँ पर ये सेल लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा परिपथ ऐसा बंद है, तो ये बल्ब है वो यहाँ पर क्या करेगा, जलेगा। लेकिन यदि मैं चटकनू को ऐसा खोल दूं, यानी कि उसको बंद कर दूं चटकनू को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन चटकनू को जैसे ही मैं चालू कर दूं तो यहाँ पर ये बल्ब है वो क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। तो ये एक हमारा सरल विद्युत परिपथ का यहाँ पर क्या है, चित्र। तो आप लोग ये परिभाषा भी लिख देंगे और इस चित्र को भी बना देंगे, तो आप लोगों के 2 में से 2 नंबर बिल्कुल पक्के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें इसी को समझना है कि विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। देखिए विद्युत विभव ये समझ लीजिए कि ये जो विद्युत धारा की मम्मी है, ये विद्युत धारा की क्या है, मम्मी है। नाम भले ही पिताजी जैसा है विद्युत विभव, लेकिन ये विद्युत धारा की क्या है, मम्मी। यदि विद्युत विभव होगा तभी हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, विद्युत विभवांतर की वजह से। और विद्युत विभवांतर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसको विद्युत विभव को। तो ये मम्मी नहीं है, अभी मम्मी आएगी, है ना, विद्युत विभवांतर है। अभी हम लोग किसको समझते हैं, विद्युत विभव को। तो देखिए जरा विद्युत विभव क्या कहता है, ये रही इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। तो एकांक धनावेश को अनंत से, ध्यान रखिए कहां से, अनंत से मतलब बहुत दूर से, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विभव कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अनंत है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अनंत, ये अनंत का चिन्ह है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अनंत, और यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर कोई आवेश रखा है Q। अब इस आवेश को उठाकर अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में ये क्या है, हमारा विद्युत
क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो कोई आवेश है वो अनंत पर रखा है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान के चलिए बिंदु P तक, तो अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। अब भाई हम अनंत से किसी चीज को उठा के बिंदु P तक ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, तो किसी चीज को उठा के ला रहे हैं तो हमें कोई कार्य करना पड़ेगा, तो वही जो कार्य होता है इस बिंदु पर वही हमारा क्या कहलाता है, विभव। ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन मेरे साथ पढ़ लीजिए। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु पर विभव कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए विभव के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा है सूत्र, तो विभव का सूत्र आपको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये विभव बराबर क्या है, एकांक आवेश, किया गया कार्य चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे किया गया क्या है हमारे पास में, कार्य, और बटे में है यहाँ पर हमारे पास में आवेश। ठीक है, आवेश। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, भाई हमारा क्या होता है, विभव। या हम इसको इससे भी या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, विभव को हम लोग V से दर्शाते हैं, V मतलब पोटेंशियल, तो V बराबर, और जो किया गया कार्य होता है, कार्य को किससे दर्शाते हैं हम लोग, W से, W मतलब वर्ग, और आवेश का मतलब है Q। सो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, V बराबर क्या, W बटे Q। और यदि हम लोग इससे W का मान निकालें, यानी कार्य का मान निकालें, तो हमारे पास में ये बन जाएगा W बराबर, ये बटे में है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, यानी कि कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। तो ये हमारे दो फॉर्मूला बन जाएंगे। ठीक है, SI यूनिट यानी कि मात्रक, यानी कि विभव को हम लोग किस में मापते हैं, तो भैया इसको हम लोग मापते हैं किस में। अब देखिए मात्रक में यहाँ पर हमें कार्य का क्या मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है हमारे पास में जूल, क्या होता है, जूल। ठीक है, और चलो इसको मैं दूसरी पेन से लिखता हूं, कार्य का क्या मात्रक होता है हमारे पास में, जूल। ठीक है, और आवेश का क्या मात्रक होता है हमारे पास में, कूलाम। तो हमारे पास में यहाँ पर विभव का ऐसा ही मात्रक क्या बन गया, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है वोल्टा, उन्हीं के नाम पर रखा गया, उनका नाम था वोल्टा और उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये वोल्ट। ठीक है, और इसका संकेत होता है कैपिटल V, संकेत क्या होता है, कैपिटल V। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे हम लोगों ने किसका विद्युत धारा का मात्रक पढ़ा था एम्पियर, वैसे ही विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, संकेत होता है V। अब विभव मापी का क्या मतलब है सर जी, विभव मापी यानी कि हम लोग विद्युत विभव को किस से मापते हैं, तो हम लोग इससे नापते हैं भाई साहब, वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। विभव मापी क्या है, वोल्ट मीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभव को किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से। अब परिपथ यानी कि इसको परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, तो भाई साहब उसको जोड़ते थे श्रेणी में, एमीटर को, इसको जोड़ देंगे समांतर में, समांतर, और इसका दूसरा नाम है पार्श्व। क्या है, पार्श्व। समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में। ठीक है, तो इसका सूत्र ऐसा ही मात्रक, और किस से मापते हैं, वोल्टमीटर से, और किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप लोगों को आ जाता है एक प्यारा सा सवाल, तो आइए इस सवाल को धुआं कर देते हैं। ठीक है, और देखिए ये 2022 का है भाई साहब, अपने बोर्ड 2022 का सवाल है। क्या कहता है, देखिए जरा, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम को ले जाने में किया गया कार्य निकालिए। तो हमारे पास में यहाँ दिया क्या गया है, तो देखिए वोल्ट विभवांतर यानी कि हमारे पास में विभवांतर। ठीक है, विभवांतर हमारे पास में कितना दिया गया है, विभवांतर या विभव, अभी हम लोग विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन विभवांतर या विभव दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो एक ही जैसे मतलब थोड़ा अंतर होता है, अंतर तो होता, अरे होता है अंतर, लेकिन देखिए विभवांतर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 12 वोल्ट। ठीक है, और आवेश यहाँ पर हमारे पास में क्या है भाई, आवेश क्या है हमारे पास में,
आवेश मतलब यहाँ पर Q, तो हमारे पास में आवेश है 2 कूलाम, कूलाम को C से। तो हमें कार्य निकालना है, तो सीधा सीधा हमें कार्य निकालना है भैया, कार्य यानी कि W बराबर निकालना है। तो अभी हाल तो मैंने फॉर्मूला बताया था, W बराबर क्या होता है V इंटू क्या होता है Q। W बराबर कार्य गुणे विभव गुणे क्या होता है हमारे पास में यहाँ पर, विभव गुणे क्या होता है हमारे पास में आवेश। तो देखिए विभव का मान कितना है 12, आवेश का मात्रक 2, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 24, और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। तो ये हो गया हमारा, ये 2 नंबर में आया था, ये बेहतरीन तरीके से आंसर, यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ठीक है, छोटा सा सवाल था, 2022 में ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारी यहाँ पर विभवांतर, ठीक है, जो हमें दिया गया था विभवांतर। तो विभवांतर देखिए क्या होता है, तो ये रही इसकी डेफिनेशन, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। देखिए एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु पर विभवांतर कहते हैं। इसी के कारण विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। यानी कि एक्चुअल में जिसे मैं विभव को बोल रहा था, धारा की मम्मी, वो नहीं है, विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही विद्युत धारा की मम्मी है। यदि विभवांतर किसी परिपथ में होगा तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही होगी, ठीक है। तो विभवांतर ही विद्युत धारा की मम्मी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए डेफिनेशन दोनों की सेम है, देखिए कैसे सेम है, थोड़ी अरे अंतर तो है लेकिन सेम है। देखिए कैसे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य उस बिंदु पर विभवांतर होता। और विभव में हम लोग क्या होता है, विभव में अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाते थे, तो वो हमारा विभव बन जाता था। लेकिन ये जो हमारा विभवांतर है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो हम लोग कार्य करते हैं वही उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभवांतर, ठीक है। यानी कि जब विभव की बात करेंगे तो हम लोग एकांक आवेश को अनंत से उठा के विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, और जब विद्युत विभवांतर की बात होगी तो हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, और वो जो कार्य होगा वही हमारा विभवांतर कहलाएगा। क्या बात समझ आई? ठीक है सर, बिल्कुल अच्छे से आ गए। क्या सर एक बार और बता दीजिए? अरे सुनिए जरा, विभव बताना है तो अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, जितना कार्य होगा वही हमारा विभव होगा। अब विभवांतर क्या है? विभवांतर है कि विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसका भाई क्या सर जी, इसका ऐसा यूनिट बताइए, ऐसा ही मात्रक बताइए, ठीक है, क्या है? तो जो हमारा विभव का ऐसा ही मात्रक है वही इसका होगा, यानी कि वोल्ट, ठीक है। सारी की सारी चीजें विभव वाली ही विभवांतर की होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाती है डेफिनेशन 1 वोल्ट की परिभाषा। तो ये रही 1 वोल्ट की परिभाषा, जरा ध्यान से लिख लीजिए। और आप लोग इसको क्वेश्चन कैसे बना लोगे, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो क्या कहती है ये परिभाषा? यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, ठीक है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को ले जाना है, कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और अगर वो किया गया कार्य कितना है, 1 जूल है, तो उन दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारी होगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके लिए बेहतरीन, तो भाई इसको, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए डेट देख लीजिए पहले, ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, विद्युत अवयव और उनके संकेत। देखिए 2019 में क्वेश्चन आया, 2020 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 24 में आया, मतलब वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन बनना ही बनना है यहाँ से, ठीक है। तो क्या है हमारे पास में, विद्युत अवयव और उनके संकेत। तो देख लीजिए, सारे के सारे आप लोगों को याद करने हैं, कोई भी वो 2 पूछ लेते हैं, ठीक है, या 3 पूछ लेते हैं, या 4 पूछ लेते हैं, लेकिन आप लोगों को याद सभी के सभी करना है। तो ये रहे सारे के सारे, ठीक है।
अब इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड वाला ही दिखेगा। देखिए विद्युत सेल का संकेत कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, एक डंडी यूं खींची, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली, एक डंडी इस साइड खींचती, जो बड़ी वाली है वो प्लस वाली, जो छोटी वाली है वो माइनस वाली। विद्युत सेल इतना बनाने से भाई साहब आपको एक नंबर मिल गया। दूसरा है क्या, बैटरी। और बैटरी को ही क्या बोलते हैं, सेलों का संयोजन। तो इसमें बहुत सारे सेल जोड़ दो, जैसे एक जुड़ा है इसमें बहुत सारे जोड़ दो। जैसे देखिए एक मैंने सेल जोड़ दिया, अब इसके साथ में ये मैंने दूसरा जोड़ दिया, अब इसी के साथ में मैं क्या करूँ, ये तीसरा जोड़ दूँ और फिर बाद में ऐसा कर दूँ, और यहाँ पर हमारे पास में प्लस हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा वाला माइनस, तो हमारी बैटरी बन गई। दूसरा हमारे पास में खुली प्लग या कुंजी, खुली कुंजी चाहिए। खुली मतलब हमें क्या करना है, केवल ऐसे ही बना देना है, ऐसे। अरे भाई बन जा, ये हमारी बन गई खुली कुंजी, ठीक है। ये बन गई क्या, खुली कुंजी, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। बंद कुंजी बनानी है तो क्या कर देना है, ऐसी डंडी करके, ऐसी करके, ऐसा करके, बीच में बंद वाली कुंजी को बीच में बिंदु रख देना है। तार संधि, तार संधि का क्या होता है, जब हम कोई केबल नहीं डालते हैं तो हमें एक तार इधर से ले आए, एक तार यहाँ से ले आए और दोनों को ऐसा जोड़ देते हैं, तो उसी को तार संधि बोलते हैं। जहाँ पर हम लोग दो तार जोड़ देते हैं उसी को संधि बोलते हैं। तो इसके लिए कैसा करेंगे, एक तार ऐसा चला गया, अब इसमें एक जोड़ दिया तो यहाँ पर ऐसा पॉइंट दे देंगे, तो ये हमारी तार संधि हो जाएगी। अब बिना संधि के तार क्रॉसिंग, मतलब एक तार हमारा यहाँ से निकाला, अब हमें इसको इसमें जोड़ना नहीं है, बस उसके ऊपर से निकालना है। तो उसके ऊपर से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा, और ये हमें क्या दिखाता है कि ये तार इसमें जुड़ा नहीं है, बस उसके ऊपर से गया है, ठीक है। उसके कहाँ गया है, ऊपर से। तो ये इसका क्या है, हमारा प्यारा सा संकेत। क्या करना है, ऐसी लाइन खींचनी है और ये ऊपर से तार आया और इसको ऐसा कर देना है, ठीक है। अब विद्युत बल्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत बल्ब में क्या है, ये वाला बना देना, इसको छोड़ देना, ये वाला। कैसे करेंगे, ऐसे बिल्कुल फूल जैसा ऐसा बना देना, ये बन गया विद्युत बल्ब, एक नंबर आपका पक्का। प्रतिरोधक, भैया प्रतिरोध क्या है, ऐसा डिजाइन बना देनी है। डिजाइन क्या बना देनी है, एक लाइन खींची, डे 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 ले, विद्युत प्रतिरोध बन गया। और अच्छे से बना है सर, हाँ बना देता हूँ। ये लो, ये आपका क्या बन गया, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। अब परिवर्ती प्रतिरोध भी होता है या धारा नियंत्रक। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि इसके प्रतिरोध के मान को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यदि 2 ओम का है तो 10 का कर सकते हैं, 10 का है तो 3 का, 5 का, 6 का, कितना भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वही बनाना है, डॉट 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 है, और इसमें एक तीर का चिन्ह लगा देना है, तो ये परिवर्ती प्रतिरोध हो गया। एमीटर, एमीटर का मैं पहले बता ही चुका हूँ कि गोल बनाना है, प्लस लिखना है, माइनस लिखना है, 2 डंडी निकाल देना है। और ये वोल्टमीटर भी मैं वोल्टमीटर भी आपको बता चुका हूँ, गोला बनाना है, भी लिखना है और प्लस माइनस बना देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन आना मतलब आना यहाँ से, ध्यान रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, हाँ। तो सर यहाँ पर पानी पीते हुए, ठीक है। अब देख लीजिए, आप लोगों को लिखते जाना है, क्या करते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है, तभी चीजें समझ में आएगी। और ये तो आपके बुक में भी बने हुए हैं, तो आप लोग वहां से देखकर भी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया और 20 में। ओम का नियम लिखिए, 2 नंबर में पूछा गया 19 और 21 में। ओम का नियम क्या है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। आप लोग इसका क्वेश्चन क्या लिखोगे, आप लोग इसका क्वेश्चन जरा देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे लिखोगे कि ओम का नियम क्या है, लिखिए, ओम का नियम क्या है, लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर। तो सबसे पहले डिटेलिंग में बात कर लेते हैं। जर्मन के भौतिक विज्ञानी, कहाँ के विज्ञानी थे भैया, जर्मन के, जॉर्ज साइमन ने विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा और विभवांतर। अब देखो ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली हैं, विद्युत धारा यानी कि आई पढ़ ली है, विभवांतर यानी कि हमने भी पढ़ लिया है। तो विद्युत धारा तथा विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, विद्युत धारा यानी आई और विभवांतर यानी कि भी के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब इसके अनुसार क्या है भैया, इसके अनुसार है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब विभवांतर जो उत्पन्न होता है वो हमेशा 2 सिरों के बीच ही उत्पन्न होता है, 2 बिंदुओं के बीच ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर
उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। ये इसकी शर्त है, ये इसकी भौतिक अवस्था है जो नहीं बदलनी चाहिए। तार का ताप कैसा होना चाहिए? समान। तो जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा? विभवांतर है वो धारा के समानुपाती। तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसमें और भी ऐड करेंगे कि ये बोल रहे हैं विभवांतर समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह ये होता है। ठीक है, ये अल्फा टाइप का ये सा क्या होता है? समानुपाती का चिन्ह। समानुपाती क्या है हमारे पास में? विभवांतर, यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा। विभवांतर को यदि हम लोग भी लिखें और समानुपाती का चिन्ह कुछ ऐसा लगा दें और धारा को हम लोग क्या लिख दें? आई। ठीक है, तो भी समानुपाती आई, यही हमारा क्या है? ओम का नियम। अब ये जब हम लोग इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास में बराबर तो आता ही है और इसके साथ में एक हमारे लिए नियतांक भी आता है। क्या आता है? कांस्टेंट, यानी कि नियतांक, एक फिक्स अंक। ठीक है, तो यहाँ पर भी और बराबर आएगा और एक नियतांक, इसमें नियतांक आता है आर, जिसको मैं लिख लेता हूं आर। ठीक है, और इसको मैंने अलग से लिख दिया ताकि ये हाईलाइट हो जाए, आई। तो देखिए आई तो हमारे पास में था ही, ये आई तो हमारे पास में क्या है? था ही। साथ में क्या आ गया? आर। तो भी बराबर आर आई, भी बराबर आर आई या आई आर, यही हमारा क्या है? ओम का नियम। अब जहां, यहां आपको लिखना पड़ेगा, जहां आर एक नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे, ये भी आपको लिखना, ठीक है, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत प्रतिरोध। तो ओम के नियम में आप लोगों को इतना ही लिखना है और यदि आप लोगों ने इतना लिख दिया तो जितने भी नंबर में आएगा आप लोगों को पूरे नंबर वो देगा ही देगा। ये सारा आप लोगों को लिख देना है। 2 नंबर में पूछा जाए तब भी लिख देना है, 3 में पूछा जाए तब भी इतना लिख देना है। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पर 3 में 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कोई भी खाने वाला नहीं है। और ये 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओम का नियम ध्यान रखिए आप लोग। ठीक, तो ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रतिरोध आया ना, यहाँ पर क्या आया? प्रतिरोध। तो इसी को हम लोगों ने क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन नंबर 7। क्या होगा हमारे पास में? प्रतिरोध। प्रतिरोध को समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसी से कर लेते हैं। विद्युत धारा तथा विभवांतर ग्राफ, विद्युत धारा तथा विभवांतर ग्राफ। अब देखिए अभी हम लोग प्रतिरोध को बाद में समझेंगे, विद्युत धारा तथा विभवांतर ग्राफ को समझ लेते हैं। इसमें ओमीय चालक और अनओमीय चालक के लिए ग्राफ खींचा है। ओमीय चालक का क्या मतलब होता है? वे चालक जिनमें ओम का नियम लगता है, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। और अनओमीय चालक, वे चालक जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है उन्हें अनओमीय चालक कहते हैं। ठीक है, तो ओमीय चालक के लिए ग्राफ कैसा होता है? मान लीजिए ये हमारा भी है, ये मान लीजिए एक्स अक्ष पर मैंने वाई अक्ष पर मैंने भी यानी विभवांतर को दर्शा दिया, और एक्स अक्ष पर यदि मैंने किसको दर्शा दिया? धारा को। तो ओमीय चालक का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कि जितना हम लोग क्या खींचेंगे, जितना हम लोग विभव बढ़ाएंगे उतनी ही धारा मिलेगी, जितना हम लोग विभव खींचेंगे उतनी हम लोगों को क्या मिलेगी? धारा मिलेगी। तो बिल्कुल जितनी धारा बढ़ती जाएगी उतना ही, जितनी विभव बढ़ता जाएगा उतनी ही धारा, जितना विभव उतनी ही धारा। यानी कि अगर विभव 10 है तो धारा भी 10 होगी, विभव 5 है तो धारा भी 5 होगी। यदि विभव बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, यानी विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, विभवांतर कमाएंगे तो धारा कमेगी। यही हमारा ओम का नियम है। तो ऐसे चालक जिनमें विभवांतर को बढ़ाने पर धारा बढ़ती है और विभवांतर को घटाने पर धारा घटती है, उनको ही हम लोग ओमीय प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बिल्कुल सीधी लाइन आती है, जितना ज्यादा विभवांतर उतनी ज्यादा धारा, जितना कम विभवांतर उतनी कम धारा। ठीक, अब यदि मैं इसको अनोमीय प्रतिरोध का ग्राफ खींचूं तो इसको मैं खींच लेता हूं रेड से। यदि विभवांतर को मैंने वाई अक्ष पर और एक्स पर ले लिया मैंने आई को,
तो इनका ग्राफ कुछ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, इनका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है, इनका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है। यानी कि विभवांतर को बढ़ाने पर जो धारा है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये निर्भर नहीं करता है, ये अलग टाइप से होता है। क्या कभी धारा विभवांतर को बढ़ाने पर विभवांतर यहाँ पहुंचता धारा इतनी ही रहे, है ना, या बहुत विभवांतर यहीं पर है, विभवांतर बढ़ाते जाए लेकिन धारा नहीं बढ़ रही है। तो ये कुछ इस प्रकार से, मतलब इनमें कोई सिमेट्री नहीं है। विभवांतर को बढ़ा दें, धारा क्या पता वहीं डली है, या विभवांतर को कमा दें, धारा पता नहीं बढ़ जाए। तो ऐसे चालक को बोलते हैं अनुओमीय चालक, जिनमें ओम का नियम नहीं लगता है। तो अनुओमीय के लिए आप लोग कुछ ग्राफ को ऐसा खींच देंगे, ठीक है, और विद्युत धारा और विभवांतर में जो ओमीय चालक का उसका ग्राफ कुछ ऐसे खींचेंगे। और आप लोग यहाँ पर यदि आप लोग क्या करें, यदि आप लोग क्या करें, ये जो ओम का नियम है, यदि ओम के नियम में यदि आप लोग क्या करें, यहाँ पर ग्राफ खींच दें तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग खींच सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं चलो आई ले लेता हूँ, ये हमारा y है और ये हमारा क्या है x, इसको मैं भी ले लेता हूँ। और ये यहाँ पर यदि आप लोग ग्राफ खींच दोगे ना ऐसा, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना v और i का ग्राफ, ठीक। अरे भाई बाई तू अच्छे से बन जा, किधर चलती है, ठीक है। ये इसमें खींच देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध। अब पढ़ते हैं भाई, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि विद्युत प्रतिरोध हमारा क्या है, ठीक है। तो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं वहां तक जहां तक हमें पहुंचना है। तो विद्युत प्रतिरोध क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो पहली बात तो विद्युत प्रतिरोध है वो धारा के मान में डाली गई एक रुकावट है, धारा के मार्ग में डाली गई क्या है, एक रुकावट। अब ये सारी कैसे रुकावट होगी, जैसे देख लीजिए, आप अभी पढ़ने बैठे हैं, आप मान लीजिए आपका कोई नोटिफिकेशन आ जाए मतलब आपके इंस्टाग्राम का, आपके फेसबुक का, आपके किसी भी सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम आ जाए, और आप मेरा वीडियो छोड़ करके जो पढ़ रहे हो उसको छोड़ करके आप वो देखने चले जाओ। तो ये हमारी जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक डिस्टर्ब नहीं हो गया, बीच में बाधा नहीं आ गई कि हम लोग कहीं और, हमारा दिमाग कहीं और चला गया। ऐसे ही जब किसी तार में धारा बहती है, मान लीजिए कि ये तार है, मान लीजिए क्या है, एक हमारा ये तार है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है ऐसे चल रहे हैं। अब यदि चलते चलते बीच में यहाँ पर कोई बैरियर आ जाए, ऐसा कोई इनको रोक ले, इनको बाहर ना जाने दे, और जाने दे तो बहुत ही जबरदस्ती से जाने दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारा के मार्ग में जो रुकावट है ना, इसी को हम लोग प्रतिरोध बोल देते हैं, इसी को हम लोग प्रतिरोध बोल देते हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या बाधा को ही हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं दो बताऊंगा, तो आप लोगों को दोनों की दोनों ही यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध परिभाषा जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिए, और जो मैं बताऊंगा नीचे वो भी आप लोगों को लिखना है। तो परिभाषा क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या बाधा को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और एक्चुअल में जो रुकावट है वो जो धारा के मार्ग में जो रुकावट डालते हैं वो हमारे धनायन होते हैं, यानी कि जो हमारे प्रोटॉन पर आवेश होता है वही धनायन होता है, वही इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो होगी एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा ये आप लोग ध्यान रखेंगे सूत्र के अनुसार। तो सूत्र के अनुसार परिभाषा क्या है, किसी चालक के सिरों के बीच, हाँ भाई स्टार्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर यानी भी, ठीक है, और धारा यानी कि आई, इन दोनों के अनुपात को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, विद्युत प्रतिरोध बोल देते हैं। तो इसका भाई हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसका सूत्र पढ़ना है। तो देख लीजिए ये रहा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या कहता है भाई साहब, विभवांतर, ठीक है भैया। ये ले विभवांतर बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में धारा, ठीक है, विभवांतर बटे में धारा। या हम लोग इसको ऐसा लग सकते हैं, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, तो R बराबर हो जाएगा हमारे पास में V बटे I। तो V बटे I जो है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध, ठीक है। V बटे I हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब इसका मात्रक मतलब SI मात्रक ही, यानी कि प्रतिरोध को हम लोग किस में मापेंगे, तो प्रतिरोध को हम लोग मापते हैं ओम में। किस में मापते हैं, ओम में।
चूंकि ये जो ओम का नियम है जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, वो ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, तो उन्हीं के सम्मान में प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम रखा गया है। और ओम का जो संकेत होता है ना, क्या ओम का जो संकेत होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये आप लोग बनाना सीख लेंगे। एक लाइन निकाली, फिर ऊपर ये टप्पू जैसी बना दी और इसको ऐसा किया और इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। चलो मैं और अच्छे से बना देता हूँ। ओम का संकेत कैसा होता है, एक लाइन निकाली, फिर ये टप्पू बनाई और फिर ऐसा करके ऐसा कर दिया, ये हमारा ओम है। एक लाइन निकाली, ये टप्पू बनाई, फिर ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये हमारा ओम है। एक लाइन निकाली, टप्पू खींची, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इतने सारे नहीं है, एक ही मैं बार बार बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो ये ओम का संकेत है। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ओम, और संकेत ये बना, ठीक है। ये ग्रीक अक्षर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट चीज क्या है। तो ये रही भैया। अच्छा, अभी क्या है, एक ओम की परिभाषा और है यहाँ पर, ठीक है भैया। तो एक ओम की परिभाषा क्या कहती है, एक ओम की डेफिनेशन लिखिए, इम्पोर्टेंट है भैया। एक ओम, यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। यानी कि यहाँ पर यदि हम एक रख दें, एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर, तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है और उससे बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो हमारा जो चालक का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 1 ओम, ठीक है। तो ये आप लोग परिभाषा को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है यहाँ पर भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, अरे देख लीजिए 2020 में आया, 22 में आया और लगभग ये हमारा आ जाएगा 2025 में। बहुत इम्पोर्टेंट बने हो ना अभी तक। ऐसा तो नहीं है कि छोड़ के भाग गए हो, कह रहे हो नहीं सर आप पढ़ाते रहिए, मैं जाता हूँ बाद में देखूंगा। ये बाद का कोई काम नहीं है, अभी इधर ही होगा फैसला। हाँ, बाद का कोई काम नहीं, इधर ही होगा, सीख लीजिए जरा, क्योंकि आपके एग्जाम आ ही गए, सर पे बैठे हैं बिल्कुल। तो देखिए प्रश्न क्या है, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। जो अभी अपन ने विद्युत प्रतिरोध आर पढ़ा ना, विद्युत प्रतिरोध क्या पढ़ा, आर, उसी को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। तो ये रहे भाई कारक। पहला कारक क्या है, पहला ही कारक है चालक के ताप पर। तो चालक के ताप पर, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा घटाने पर घट जाता है। यानी कि चालक का ताप है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है सर जी, अगला बताइए। अगला है भैया दूसरा, चालक की लंबाई पर, चालक को कितना लंबा लें, यही है। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई की कैसा होता है, समानुपाती, यानी कि आर समानुपाती होता है एल के। आर समानुपाती होता है एल, जहां आर चालक का प्रतिरोध है और एल क्या है, चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई पर, तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, अगला क्या है भाई साहब, अगला है थर्ड क्या है, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का काट। ठीक है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, तो चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। तो ये हो जाएगा 1/a। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में, यानी कि हम लोग यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध है वो घट जाएगा। बटे में जो होती हैं व्युत्क्रमानुपाती में उनसे उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। यदि मैं क्या करूंगा, यदि मैं चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और यदि मैं क्षेत्रफल को क्या करूंगा, घटाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। घटाने पर बढ़ जाएगा और बढ़ाने पर घट जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आप लोगों को लिखना ही लिखना है, ऐसा समानुपाती ये आप लोगों को लिख देना है, ऐसा अर्थात करके, अर्थात। और यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं अर्थात। तो ये 3 कारण हो गए, 3 नंबर ये सीख लीजिए। 3 में 3 नंबर आप लोगों के बिल्कुल टंच, कोई खाने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे आ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए ये वाला पेन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहता है। उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना। आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, 2 मिनट का है ना। हाँ भाई, हाँ भाई। अच्छा सर क्या 2 मिनट हो गए? अरे 2 मिनट हो गए, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर क्या है ये देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कहाँ से बनती है, हमने देखिए अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि जो चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध की बात करते हैं, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। इसको समीकरण 1 मान लिया। और जो चालक का प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/a। अब इन दोनों में देखिए LHS समान है, तो यदि हम समीकरण एक दूसरे को जोड़ दें मतलब इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को क्या कर दें, मिला दें, क्योंकि ये एक जैसे हैं। तो इन दोनों को यदि हम लोग मिला दें तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास में एक चीज बन जाएगा कि R समानुपाती हो जाएगा L बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में A। L बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में A। L बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में A। अब देखिए जरा, जब मैंने आपको बता दिया कि ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर और नियत अंक आता है, तो ये बराबर और इसमें एक नियत अंक आ जाएगा रो। क्या जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ रो। ये हमारा क्या है, इसको पढ़ते हम लोग रो। क्या पढ़ते हैं, रो। तो एक हमारा यहाँ पर आ गया नियतांक। क्या आ गया, नियतांक। और हमारे पास में L बटे A तो पहले से है ही, L बटे A हमारे पास में पहले से है ही। तो क्या लिखेंगे, जहाँ रो, इसको क्या बोलते हैं, रो एक, अरे 2 बार क्यों लिख रहा है, रो एक नियतांक, एक नहीं मैंने लिखा, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एक नियतांक है जिसे क्या बोल, अरे जिसे के तो सारी लग गया यहाँ पर, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए यदि मैं यहाँ से इसका मान निकालूं तो रो का मान निकालूं तो ये गुणा वाली कहाँ आ जाएगी, ये जो बटे वाली इसके गुणा में आ जाएगी, और ये एल जो गुणा में वो इसके बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर जो रो का फॉर्मूला बन जाएगा वो रो बराबर बन जाएगा RA/L। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए ये गुणा, ये बटे में है तो यहाँ पर एक गुणा में चला गया RA के, और ये L गुणा में है तो इसके बटे में आ गया, तो रो बराबर बना गया RA/L। अब देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, तो ये रही भाई इसकी डेफिनेशन। देख लीजिए, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध ही उस चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी कोई चालक है वो 1 मीटर लंबा है और उसका जो अनुप्रस्थ काट है, मतलब ये अनुप्रस्थ काट देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर लंबा। अब यहाँ पर जो हमारी ये जो काट होती है ये अनुप्रस्थ काट, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट, ठीक है, प्रस्थ, अरे भाई अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्या हो जाएगी हमारे पास में, अनुप्रस्थ काट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि ये हमारी है 1 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई है वो भी कितनी है, 1 मीटर। तो 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध ही उस चालक का क्या कहलाता है, हमारे पास में यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अब इसका सूत्र तो यहाँ पर देखिए मैंने ये निकाल के बता दिया कि कैसे आया। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए कि रो बराबर क्या होता है, RA/ में क्या हो जाता है L, और मात्रक SI मात्रक तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका SI मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, क्योंकि L से ये A जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 2 लंबाई होती हैं, सो एक लंबाई से लंबाई कट जाएगी तो एक लंबाई ऊपर बचेगी और यहाँ पर 1 ओम बचेगा। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, लंबाई का मात्रक मीटर, इसलिए
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ध्यान रखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर। अब देख लेते हैं इस चैप्टर का बेहतरीन क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन क्या रहा भाई साहब। ठीक है, तो मजेदार क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और मेरे यहाँ की लाइट ना जा रहे क्यों ब्लिंक कर रही है भाई, अभी तो ठीक है। हाँ, तो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया और अब आ जाता है हमारे पास में 10वां पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्लास 12th में भी ये मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी में जब भी आप लोग पढ़ोगे ना विद्युत, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये मिलेगा। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को क्लास 12th में। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन आप लोगों को देख लीजिए ज़रा। इसका मैंने यहाँ पर प्रश्न बना दिया कि प्रतिरोधों का संयोजन है। आप लोगों से प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। तो 3 प्रतिरोध मान लीजिए वो क्या है, R1, R2 तथा R3। 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 तथा R3। ठीक है, 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोधों का संयोजन देखो हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 2 प्रकार से। अच्छा बोलिए सर कौन सा? एक तो पढ़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम और एक पढ़ते हैं हम लोग कौन सा? समांतर क्रम। ठीक है, अब यदि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 3 प्रतिरोध इतने इतने को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा क्रम पढ़ते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहले एक चित्र। तो आइए बना लेते हैं बेहतरीन टाइप का चित्र। 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो हमें जोड़ देते हैं। प्रतिरोध का संकेत आपको पता ही है कि कुछ ऐसा था। एक प्रतिरोध जुड़ गया, ठीक है सर जी। 2 प्रतिरोध, अच्छा इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, थोड़ा पास में और, ठीक है चल हट तू भी हट। तो ठीक है, एक प्रतिरोध जुड़ गया, यस। ये दूसरा प्रतिरोध जुड़ गया और 3 को जोड़ना है। ऐसे इस क्रम में आप लोग 3, 4, 5 कितने भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अरे भाई अच्छे से बन जा। ये जोड़ दिए तीनों। ठीक है, तुषार जैसा बन रहा है। ये जोड़ दिए तीनों। ठीक है, अब तीनों को हम लोग क्या एक सेल से जोड़ देंगे या बैटरी से? तो ये जोड़ दिया अपन ने क्या, एक सेल से। ठीक है, सेल का ये सरा धनात्मक और ये सरा ऋणात्मक। इसमें लगाते हैं एक हम लोग कुंजी यानी कि वो चटकनी या स्विच, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं, तभी तो एक परिपथ बनेगा पूरा का पूरा बंद और सतत। ठीक है, अब देखिए जरा, ये हमारी क्या है यहाँ पर, ये प्लस का चिन्ह, ये हमारा माइनस, ये हमारी हो गई एक बैटरी यानी कि सेल, और ये चटकनी चालू कर दिया अपन लोगों ने, ये हमारी बैटरी भी, और ये हमारी कुंजी क्या हो गई, ये हमारे पास में एक के, कुंजी को हम लोग के से लिख देते हैं। ठीक है, अब यदि ये चालू है तो यहाँ से ये हमारा धारा I बहेगी, और ये जो हमारा R है इसको हमने मान लिया प्रतिरोध R1, और ये हमारा प्रतिरोध हो गया R2, और ये हमारा प्रतिरोध हो गया R3, और यहाँ से धारा बहती हुई जाएगी और यहाँ से निकलेगी हमारे पास में I, और ऐसी कुछ इस प्रकार से इसमें धारा बहेगी। तो ये आप लोगों को चित्र बनाना ही बनाना है श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ और यहाँ का प्रतिरोध जो विभवांतर है 2 बिंदुओं के बीच का, वो कुछ अलग होगा। तो यहाँ का जो विभवांतर है मैंने मान लिया कि कितना हो जाएगा हमारे पास में V1, और यहाँ से और यहाँ तक का जो विभवांतर हो जाएगा R2 प्रतिरोध का, वो हो जाएगा V2, और यहाँ से और यहाँ तक का जो विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में V3। ठीक है, यहाँ से तो ये हमारे पास में 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो प्रतिरोध R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 हो जाएगा, R2 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V2, और R3 के लिए हो जाएगा हमारा V3। ठीक है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम के लिए चित्र बन करके बेहतरीन तरीके से तैयार। अब देखिए जरा, यहाँ पर इसकी भाषा लिखनी है आपको, भाषा। ठीक है, तो मैं भाषा बोल देता हूँ कि आप लोगों को उपयुक्त चित्र में, उपयुक्त चित्र में, अब मैं पूरी भाषा लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल देता हूँ, तो आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। चित्र को देखते ही मैं, चित्र को देख करके मैं ही भाषा बोलूँगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए, उपयुक्त चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को
श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें बैटरी B तथा कुंजी के लगी हुई है। इसमें बहने वाली धारा I है। प्रतिरोध R1 पर विभवांतर V1, R2 पर विभवांतर V2, R3 पर विभवांतर V3 है। ठीक है, इतनी आप लोग भाषा ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, भाषा लिखने के बाद हम करेंगे, यहाँ पर देखिए विभवांतर यहाँ पर V1 है, V2 है, V3 है, तो अलग अलग विभवांतर हो गया ना बिंदु। यहाँ पर विभवांतर V1 है, यहाँ से यहाँ पर V2 है, यहाँ से यहाँ पर V3 है। तो हम इस परिपथ का कुल विभवांतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, परिपथ का कुल विभवांतर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिपथ इतनी भाषा लिखने के बाद, ठीक है, परिपथ का कुल विभवांतर। तो परिपथ का कुल विभवांतर हो जाएगा V बराबर, इन तीनों को जोड़ दो, किसी भी चीज़ को कुल निकालनी है तो तीन चीज़ों को जोड़ दो तो कुल निकाल आएगी। तो ये हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको बना देना समीकरण नंबर फर्स्ट। ये तीनों को जोड़ देना है तो टोटल निकल आएगा कुल परिपथ का। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हमारे पास में होता है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से, ठीक है, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर होता है IR, यही होता है ना ओम का नियम। अब देखिए जो विभवांतर है वो ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो हम पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर, पहले के लिए निकाला तो 1 लगा दो इसमें I। अब देख लीजिए यहाँ पर I का मान है वो यहाँ पर बदल नहीं रहा है। I जो यहाँ पर बह रही है भाई, I यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, पूरी I, मतलब धारा का मान नहीं बदल रहा है। तो I तो ज्यों का त्यों रहेगी, लेकिन R का मान बदल जाएगा R1, और V2 के लिए हो जाएगा I R2, V3 के लिए हो जाएगा I R3। बोलो हो जाएगा क्या नहीं। अब ये V का मान V1, V2, V3, इन सभी के मान उठा करके रख देंगे यहाँ पर। V का मान रख देंगे यहाँ पर, ये लिखा V बराबर IR, तो V की जगह पर IR, V1 की जगह पर IR1, ऐसे ही V2 और V3 के मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो भाई साहब चलो एक बार फिर से लिख लेता हूँ समीकरण 1 को। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस के V3। अब देखिए V का मान क्या है, IR, बोलो है ना, यस सर। V1 का मान तो ये हमारे पास में IR1 प्लस IR2, भाई R अच्छे से बन जाए, R2 प्लस IR3। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये तो सेम टू सेम रहेगा IR, यहाँ से देखिए I कॉमन ले लीजिए, तो ये ले ली I कॉमन, सो R1 प्लस R2 प्लस के R3, ये I कॉमन ले ली, और इस I से I ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये I से I हमारे पास में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और जैसे ही कट जाएगी तो R बराबर यहाँ पर, अरे R बराबर हमारे पास में यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस के R3, और ये हमारा आ गया फाइनल फॉर्मूला, और यहीं तक हमें इसमें निकाला था। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये R बराबर R1 R2 R3, तो ये हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन का कुल प्रतिरोध है। अब मान लीजिए कि इसका मान, यदि R1 का मान हमारे पास में कितना होता, 2 ओम होता, एक क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, 3 ओम होता R2 का, और R3 का होता हमारे पास में 4 ओम। तो हमें यदि इनका श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालना होता तो हम क्या करते, सीधा सीधा इनको जोड़ देते। तो R बराबर आ जाता है 2 प्लस के 3 प्लस के 4, तो ये हमारे पास में हो जाता है कितना, 9 ओम। तो हमारा टोटल आंसर आ जाता है 9। तो श्रेणी क्रम में संयोजन निकालना हमारा क्या है, आसान। जितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं सीधा सीधा उनको जोड़ दो तो हमारा क्या आ जाता है, आंसर। ठीक है, हमारा क्या आ जाता है, आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर एक स्लाइड रखी है, लेकिन अब आ जाता है हमारा क्या, नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन हम लोगों ने
श्रेणी क्रम में तो कर लिया है, अब हमें किस में करना है, संयोजन में। तो संयोजन में करने के लिए प्रश्न भी सेम टू सेम है। 3 प्रतिरोध आएंगे, R1, R2 तथा R3 को किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर। और समांतर का ही दूसरा नाम होता है पार्श्व। क्या होता है, पार्श्व। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, किस क्रम में, समांतर या पार्श्व। तो देखिए अब पार्श्व क्रम में जोड़ना है तो इसके लिए हमें चित्र बनाना होगा। तो आइए बना लेते हैं जल्दी से। तो ये रहा भाई इसका चित्र, क्या रहा, हाँ चलो इस पेन से बना लेता हूँ। आप भी बनाते जाइए मेरे साथ, ठीक है। ला 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 ला। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, 3 प्रतिरोध जोड़ दिए। अब इनको ऐसा जोड़ देना, ठीक है, और इसको इधर पे, अरे भाई अच्छी जुड़ जा, ठीक है, और इनको जोड़ देंगे हम लोग एक परिपथ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्या, ये सेल, और ये लगा देंगे हम लोग यहाँ पर कुंजी, और ये, ठीक है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, ठीक है। अब इनके जरा हम लोग नाम लिख देते हैं और क्या हमारा काम हो गया, इससे लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लस, ये हमारा क्या है, माइनस। आप लोग एक ही पेन से लिखेंगे, है ना, बिल्कुल ब्लू पेन से लिखेंगे। और ये यहाँ पर कुंजी बिल्कुल चालू कर दी है, ये हमारी बैटरी B है, ये हमारी कुंजी क्या है, K है। तो धारा यहाँ पर क्या बहेगी, I, और यहाँ पर I जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए धारा को जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, यानी कि धारा का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जाएगी धारा I1, यहाँ से जाएगी धारा I2, यहाँ से जाएगी धारा I3, और ये हमारा प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, और ये हमारा प्रतिरोध R3। यहाँ पर धारा I1, I2 और I3 कैसी धारा है, I1, I2 और ये हमारी I3। और यहाँ से जो धारा आएगी ना वो I ही हो जाएगी। यहाँ से जैसे I गई थी 3 जगह बट गई, तीनों जगह से I और फिर यहाँ से गई, सो तीनों जगह की 1 हो गई। तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, अरे भाई ये हो जाएगी हमारी कौन सी, I। तो अब देखिए यहाँ पर समांतर और श्रेणी क्रम में यही अंतर होता है कि समांतर क्रम में जो धारा होती है वो धारा का मान बट जाता है, एक जगह से 2 जगह हो जाती है, या 3 जगह हो जाती है, 4 जगह। तो जहां पर धारा का मान बट जाए, अलग अलग हो जाए, 1 से 2, 3 हो जाए, तो वही हमारा समांतर क्रम कहलाता है। और जब धारा का मान सीधा सीधा 1 ही रहे तो वो हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है, ठीक है। अब इसकी आप लोग भाषा लिखेंगे वही वाली, तो भाषा मैं बोल देता हूं, आप लोग जरा लिख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। भाषा हम लोग उपयुक्त चित्र से शुरू करेंगे, ठीक है। भाषा हमारी क्या होगी, भाषा हमारी होगी, आप लोग लिख लीजिए, उपयुक्त चित्र में 3 प्रतिरोधों R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पर बैटरी B तथा कुंजी K है। परिपथ से बहने वाली धारा I है जो आगे चलकर I1, I2 और R3 में बट जाती है। प्रतिरोध R1 से धारा I1, R2 से धारा I2 तथा प्रतिरोध R3 से बहने वाली धारा I3 है, और बाद में हमें धारा I ही मिलती है, और परिपथ ये हमारा बनकर तैयार, ठीक है। अब ये हमारा परिपथ हो गया, तो अब हमें निकालना है इसका सूत्र। तो सूत्र निकालने के लिए हम लोग देखिए, उसमें हम लोगों ने कुल विभवांतर निकाला था, क्योंकि विभवांतर अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर जो विभवांतर है, यहाँ पर एक बिंदु दे देना A, और यहाँ पर एक बिंदु दे देना B, और यहाँ पर जो विभवांतर है बिंदु A और B के बीच में जो विभवांतर है ना, वो हमारा V ही है, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर का मान है वो अलग अलग नहीं है। 2 पॉइंट दे दिए सीधे सीधे, ये कि यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ का जो विभवांतर होगा ना वो क्या होगा, केवल V। इतना और आप लोगों को चित्र बनाना है। तो देखिए यहाँ पर धारा बट गई है, तो हम लोग निकालेंगे परिपथ की कुल धारा।
अरे भाई अच्छे से लिख जा। तो हम लोग निकालेंगे परिपथ की कुल धारा। तो हमारे पास में परिपथ की कुल धारा क्या हो जाएगी, I बराबर क्या हो जाएगी, I1 क्या हो जाएगी, I1 प्लस के I2 प्लस के I3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। ओम के नियम से I1, I2, I3 और I के मान निकालना है और समीकरण 1 में रख देना, और ये हमारा हो गया। तो अब ओम के नियम से ध्यान रखना, इसमें जो विभवांतर है वो सेम है V, ठीक है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है ना। इससे I का मान निकालना है, तो R कहाँ चला जाएगा, V के बटे में। तो ये हो जाएगा I बराबर क्या, V बटे में क्या हो जाएगा R, ठीक है। अब इसलिए, ठीक है, इसलिए लिख देता हूँ, इसलिए I1 का मान निकालना है। तो I1 V तो देखो सेम है लेकिन R1 है। I2 निकाल लेता हूँ तो V सेम है, R2 हो जाएगा। I3 निकाल लेता हूँ, V सेम है और ये हो जाएगा हमारे पास में R3। अब देखिए I1, I2 और I3 के मान उठा करके किस में रख देता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए आगे कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आगे, ठीक है। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में हम यहाँ पर ये मान रख देंगे, तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, I बराबर I1 प्लस के I2 प्लस के I3। I का मान निकाला था हमने क्या, V बटे क्या निकाला था, V बटे R, और यहाँ पर था V बटे R1, यहाँ पर था V बटे R2, यहाँ पर था V बटे R3। अब देखिए V बटे R तो ये लिखा है, यहाँ से V को कॉमन ले लीजिए। तो V को कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे क्या बचेगा हमारे पास में, R1, यहाँ पर बचेगा 1 बटे R2, यहाँ पर बचेगा 1 बटे R3, ठीक है। अब ये V से V हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 बटे हमारे पास में R बराबर आ जाएगा 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे में R3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा किस क्रम में, अरे भाई ये तो तगड़ा कर दिया, हट गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर किस क्रम में, समांतर क्रम में या पास क्रम में। तो यही हमारा प्रतिरोधों का संयोजन है वो पार्श्व क्रम में है। तो देखिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो अपन खुद ही नहीं, इसमें हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको कर लिया है, ठीक है। अब सिंपल तरीके से यदि हम लोगों ने इसको कर लिया है, तो आइए इसके कुछ सवाल कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हाँ कर लिए हैं। तो आइए जरा करते हैं। तो देखिए ये रहा एक सवाल, पढ़िए जरा क्या लिखा है। प्रश्न 4 ओम 8 ओम, ये ओम का संकेत बना, ठीक है। 4 ओम 8 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, संयोजन का प्रतिरोध ए अधिकतम प्राप्त हो, बी निम्नतम प्राप्त हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि अधिकतम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, अधिकतम प्राप्त करने के लिए हमें जोड़ना होता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अधिकतम प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में और निम्नतम प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए और बस हो गया। पार्श्व क्रम में अधिकतम चाहिए श्रेणी क्रम में जोड़ दो, निम्नतम चाहिए पास क्रम में जोड़ दो। तो आइए जरा इसको कर लेते हैं सॉल्व। फर्स्ट वाला हमारे पास में जब प्रतिरोध कितना हो, हमारे अधिकतम चाहिए, अधिकतम। तो भैया अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो 4 कुंडलियों के प्रतिरोध कितने दिए गए हैं, 4 प्रतिरोध। मान लीजिए कि R1 बराबर 4 ओम मान लीजिए, ठीक है। R2 बराबर 8 ओम, ठीक है, ये ओम अच्छे से बना लीजिए। और R3 बराबर ये मान लीजिए, ठीक है, और ये हो जाएंगे 12 ओम, ठीक है। अब अधिकतम चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो।
श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। इसमें मान रख दो भाई साहब, तो हो जाएंगे R1 का मान कितना है 4, R2 का मान कितना 8 और ये हमारे पास में हो जाएगा 12। तो सभी को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 12 दूनी 24 ओम। तो ये हमारा हो जाएगा संयोजन का कुल प्रतिरोध जब अधिकतम है कितना हो जाएगा 24 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान से देखिए, अब आप लोगों को निम्नतम चाहिए, तो निम्नतम चाहिए तो किस क्रम में जोड़ दो, निम्नतम। निम्नतम के लिए आप लोग जोड़ दो किस क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर यानी पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम में जोड़ लेंगे तो क्या है हमारे पास में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस के 1/r3। इसमें मान रख दो भाई साहब, मान रख देंगे सो 1/4 1 कितना 8 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। अब आप लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आप लोग भिन्न कर लेंगे और भिन्न करने के बाद यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आंसर, और जो आंसर आ जाएगा ना उसको पलट दीजिएगा, क्योंकि हमें 1/r का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए r का मान। तो आप लोग यहाँ पर r का मान निकाल लीजिए। अब ये मत पूछिए कि भिन्न कैसे करनी है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, और जितना आंसर आ जाएगा ना उसको पलट दीजिए। जैसे यहाँ पर 1/r का r हो गया, जितना ही आपका यहाँ पर आ जाए उसको पलट दीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से करेंगे ना, हाँ करेंगे सर, चलिए कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बेहतरीन, तो ये आपकी बुक का है। तो बे हमसे पूछ रहे हैं कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो 1 ओम प्राप्त हो। तो आइए कर लेते हैं। पहला हमें कितना चाहिए 4 ओम चाहिए, कितना चाहिए 4 ओम प्राप्त हो। तो 4 ओम हमें कैसे प्राप्त होगा जरा देखिए। तो हम करेंगे, हमारे पास में 3 प्रतिरोध हैं, कितने हैं 3 प्रतिरोध। कौन से, माना R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम और R3 बराबर हो जाएगा हमारे पास में 6 ओम। अब इनको किस क्रम में जोड़ना है कि उत्तर हमें 4 ओम प्राप्त हो। उन्होंने पहले से हमें दे दिया कि उत्तर कितना चाहिए 4 ओम। अब हमें ये बनाना है, तो 4 ओम कैसे आएगा, तो हम जोड़ देंगे इनको। कैसा हम जोड़ देंगे, क्या हम जोड़ देंगे 4 ओम प्राप्त करने के लिए, एक को जोड़ देंगे दो को जोड़ देंगे समांतर क्रम में और एक को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो R2 तथा R3 को समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर, तथा R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है, जोड़ने पर। तो देखिए जरा, अरे भाई सीधी लाइन सीधी लाइन सीधी लाइन, देखो जरा R2 और R3 को जोड़ना है किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या R2, ठीक है, और इसके साथ में किसको जोड़ देना है, हमें जोड़ देना है किसको, R3 को। R2 हमारे पास में कितना है 3 ओम, R2 कितना है हमारे, R3 कितना हमारे पास में 6 ओम। अब इसके साथ में हमें जोड़ देना है एक किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में ये ले भाई साहब, श्रेणी क्रम में ही जुड़ गया, कितना वो जोड़ देना है 2 ओम, ठीक है, R1, ठीक। इस साइड भी जोड़ सकते हैं आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R2 और R3 में लगाएंगे किस क्रम वाला, समांतर क्रम वाला फॉर्मूला, और R2 में लगाएंगे श्रेणी क्रम वाला। तो R2 व R3 के लिए, सो R2 व R3 के लिए हम लोग कुल प्रतिरोध मान लेते हैं, मान के चलो R डैश मान लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/R2 और 1/R3। इसका मान रख दो 3, इसका मान रख देंगे, आ जाएगा क्या हमारे पास में, इसको 1/, में आएगा भाई, ये 1/, में R डैश। तो यहाँ पर रख देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 6, और यहाँ पर इसका लघुत्तम यदि हम लोग कर लेंगे, यदि हम लोग इसका लघुत्तम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 6। तो ये हो जाएगा 2 प्लस की ये हो जाएगा 1,
सो 1/r1, r1 नहीं सॉरी यहाँ पर होगा r डैश। अब देखिए जरा 1/r डैश बराबर आ जाएगा आपके पास में कितना, ऊपर हो जाएंगे 3, नीचे हो जाएंगे 6। और जैसा मैंने उस सवाल में बोला था पलटने के लिए, तो इसको पलट दीजिए। तो 1/r1 का हो जाए 1/r डैश का हो जाएगा r डैश, और ये हो जाएगा 6/3। तो इसको पलट देंगे, कट जाएगा। तो r डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास में कितना 3 दूनी 6, 2 ओम। तो ये आ गया 2 ओम। अब देखिए इसको इसके साथ में जोड़ देना है। तो r डैश तथा r1 के लिए श्रेणी क्रम का लगेगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या r। तो r डैश प्लस के हो जाएंगे r1, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 ओम प्लस के ये हो जाएगा 2 ओम। तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा r बराबर क्या 4 ओम। ठीक है, 4 ओम। तो ये हमारा हो जाएगा बेहतरीन तरीके से आंसर। ठीक, अब आप लोगों को ये वाला जो 1 ओम चाहिए ना, उस वाला आप लोगों को, ये दूसरा वाला आप लोगों को ही करना है। और इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए फर्स्ट वाला हो गया। अब आप लोग इसको करने के लिए आप लोगों को 1 ओम चाहिए ना, तो 1 ओम पाने के लिए आप लोग क्या कर दीजिए, इसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। 3 को किस क्रम में जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में। 1/r1, 1/r2, 1/r3 बराबर 1/r। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा प्यारा सा और बेहतरीन क्वेश्चन। और ये देखिए कब आया है, 2021 में। ठीक है, कब आया है हमारा ये 2021 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक रह गया है और आपका ये होने वाला है जल्दी से। देखिए जरा, विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव क्या कहलाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव क्या कहलाता है, तो इसको समझना है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। जरा देखिए क्या होता है, जब हम उच्च प्रतिरोध वाले चालक तार जैसे नाइक्रोम, उच्च प्रतिरोध का तार कौन सा है, नाइक्रोम। जब हम किसी उच्च प्रतिरोध वाले चालक तार जैसे नाइक्रोम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह बहुत गर्म होते हुए लाल हो जाता है। गर्म होते हुए क्या हो जाता है, लाल, तथा ऊष्मा प्रदान करने लगता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। अब आप लोग मुझे सोच के बताइए कि आप लोगों ने ऐसी कौन सी चीज़ देखी है जिसमें हम लोग करंट देते हैं, यानी कि लाइट लगाते हैं, और लाइट लगाने पर उसमें से हमें ऊष्मा मिलने लगती है, यानी कि हमें गर्माहट या ताप मिलने लगता है। और अभी तो ठंडियों का मौसम है, तो आप लोग ज़्यादातर बच्चे आप लोग उसी चीज़ से तापते होगे, उसी चीज़ से अपने हाथ सेंकते होगे। लाइट देने से ऊष्मा यानी कि हमारे को मिल रही है गर्मी, तो वो क्या होता है हमारा हीटर। क्या होता है, हीटर। तो वही हमारा क्या है, विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। अब देखिए हीटर में क्या होता है, क्वालें लगी होती है, करंट आता है, लेकिन उस करंट से हमें क्या मिलती है, ऊष्मा, गर्माहट मिलती है। तो यही हमारा क्या है, ऊष्मा धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। और जो उसमें वो तार लगा होता है ना हीटर में, वो नाइक्रोम का लगा होता है, उच्च प्रतिरोध वाला, तो गर्म होते हुए लाल हो जाता है और ऊष्मा देने लगता है। इसे ही धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिए, ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है और भैया, तो इसमें है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव आधारित युक्तियां। बहुत सारी युक्तियों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। तो पहली तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, विद्युत हीटर, ये तो आप लोग देखते ही होंगे। विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस। ठीक है, विद्युत टोस्टर जिसपे हम लोग टोस्ट सेकते हैं। विद्युत फ्यूज यानी कि जो फ्यूज बल्ब होता है ना, फ्यूज बल्ब नहीं, फ्यूज होता है जब क्या होता है, हमारे परिपथ लगे होते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं फ्यूज की वजह से, है ना। और ये भी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। गीजर होता है, विद्युत केतली होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस पर आधारित हैं। कोई भी आप लोग 5-6 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्या, सेकंड लास्ट। अच्छा, मैंने सेकंड लास्ट बोला था, लेकिन अभी आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया। अरे सेकंड लास्ट हो चाहे लास्ट हो, आप लोगों को तो ये करना है। जूल का तापन नियम,
सर ये तो मैंने पूरी एनसीईआरटी देख ली, कहीं नहीं मिला था। अरे लाइनों को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो ये लिखा होगा। तो हम लोगों को देखना है जूल का तापन नियम। तो क्या है भाई जूल का तापन नियम? तो ये रहा, देखिए जरा। इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊष्मा यानी कि वो हीट वाली ऊष्मा, ठीक है, जो हम लोगों ने हीटर में देखी है, उस चालक में प्रवाहित धारा का वर्ग, ठीक है, धारा का वर्ग मतलब आई का स्क्वायर, धारा का वर्ग मतलब आई स्क्वायर, उस चालक के प्रतिरोध यानी कि आर और समय यानी कि टी के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि जो विद्युत ऊष्मा है, यदि ऊष्मा को मैं एच लिख दूं तो एच का मान होता है धारा के वर्ग यानी आई स्क्वायर और आर के और समय के गुणनफल के बराबर। तो यहां पर आप लोग लिखोगे अर्थात कि हमारी जो ऊष्मा हो जाएगी, अरे भाई ऊष्मा हो जाएगी वो धारा का वर्ग इंटू प्रतिरोध इंटू में क्या हो जाएगा समय। अब यदि मैं ऊष्मा को हीट लिख दूं यानी कि एच और धारा को मैं आई लिख दूं तो आई स्क्वायर, तो इसको मैं आर लिखूं तो इसको मैं टी, तो ये हमारा हो जाएगा एच बराबर के क्या आई स्क्वायर आर टी। और यही हमारा क्या है जूल का तापन नियम। यही हमारा जूल का तापन नियम है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे, यही हमारा जूल का तापन नियम है। तो ये हो गया भाई, ये 2 नंबर का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साथ प्री बोर्ड में मिल जाए आपको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 में से 2 आप लोग इसमें ले लीजिए, ठीक है, जूल का तापन नियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया है, तो जल्दी से देख लेते हैं विद्युत शक्ति को। तो ये रही विद्युत शक्ति की परिभाषा। किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को किसके विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या लिखना है भाई? तो इसका सूत्र विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति को P से दर्शाते हैं, P फॉर पावर, तो विद्युत शक्ति का हो जाएगा P बराबर V इंटू आई, विभवांतर इंटू में धारा, ये कि मेन सूत्र हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक आपका मेन सूत्र, ठीक। अब देखिए ये विद्युत शक्ति का सूत्र, अब देखिए यहाँ पर चूंकि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है I इंटू आर। अब यदि मैं V की जगह पर ये आई आर रख दूं तो हमें P का मान क्या मिल जाएगा, इसकी जगह पर रख दूं तो हमें नया मान मिल जाएगा I का स्क्वायर आर। तो एक ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और यदि मैं क्या कर दूं कि इसी ओम के नियम से यदि मैं I का मान निकाल लूं, I बराबर क्या हो जाएगा V बटे आर, और फिर से इसी में रख दूं किसकी जगह पर I की जगह पर, तो हमें यहाँ पर P बराबर मिल जाएगा क्या V स्क्वायर बटे में आर, क्या मिल जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे में आर। तो एक ये और एक ये तीनों ही विद्युत शक्ति की क्या है फॉर्मूला, ये मेन है, ये हम लोगों ने 3 बना लिए हैं, ठीक है। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा, ये 3 सूत्र आप लोग याद रखोगे क्योंकि इन पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक भाई साहब वाट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, ठीक है। तो ये छोटा मात्रक है, ये कैसा मात्रक है, ये है हमारे पास में छोटा। अब और बड़ा मात्रक क्या होता है भाई साहब किलोवाट, ये कौन सा मात्रक है भैया बड़ा। अच्छा और क्या जानते हो सर आप इसके बारे में? अरे बहुत कुछ जानता हूं भाई, देखिए जरा, इसका व्यवहारिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ये क्या है मोस्ट, व्यापारिक मात्रक, ठीक है, व्यापारिक मात्रक है भाई साहब आपको इसका क्या किलो वाट घंटा। व्यापारिक मात्रक क्या है किलोवाट घंटा, इसको के डब्ल्यू एच से लिखते हैं, व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा के डब्ल्यू एच, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं यूनिट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं यूनिट, व्यवहारिक में से यूनिट भी बोल देते हैं, सामान्य बोलचाल में किलोवाट घंटा को ही यूनिट बोल देते हैं। अच्छा और क्या जानते हो? तो और देख लीजिए जरा, अरे भाई अभी से मत बोल थैंक यू, अभी तो कुछ और रह गया।
और क्या जानते हो आप लोग सर इसके बारे में? हाँ भाई, ये जानते हैं हम लोग। ये आप लोग यूनिट लिख लीजिए, एक 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रख लीजिए, एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, 1 HP बराबर 746 वाट। इतनी चीजें आप लोग याद रख लीजिए, और आप लोगों को कुछ नहीं। और ये जो है ये निकाल के आ गया, यहाँ पर हम 1 किलोवाट का मान रखते हैं, पर घंटे को हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं, और यहाँ पर ये हमारा सॉल्व होके आ जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को विद्युत शक्ति के बारे में ध्यान रखनी है। और आप लोगों का यहाँ पर हो गया है द एंड। क्या हो गया है? द एंड इस चैप्टर का। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने पीछे सालों में क्वेश्चन आए हैं उनको देख लिया, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा आप लोगों का वन शॉट में लेक्चर है वो कंप्लीट होता हुआ। तो अब यहाँ पर क्या है भैया, अब यहाँ पर है थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं तो आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और खुश रहिए।